कैसे सब लोग, स्वागत आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव, आप लोग देख रहे हैं इनऑर्गेनिक सुपर सीरीज। आज की क्लास में आप लोग एक ऐसा टॉपिक सीखने जा रहे हो जो शायद आप लोगों ने इस नज़रिए से कभी नहीं देखा होगा। यूट्यूब पे ऐसा कोई प्रॉपर वीडियो नहीं है जो इस थ्योरी को कंप्लीटली समझाता है और इसे अप्लाई करना सिखाता है। प्रीवियस 5 ईयर्स के जेई एडवांस के या जेई मेंस के पेपर उठा के देखोगे या फिर आप लोग किसी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हो तो आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज में इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आप लोगों ने कभी कभी देखे होंगे। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को मीथेन में एक CH बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ही आप लोग यही सेम CH बॉन्ड आप लोग CH3Cl क्लोरोमीथेन में देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। ऐसी सेम CH बॉन्ड आप लोगों को डाइक्लोरोमीथेन में देखने को मिल जाएगा। ऐसी सेम CH बॉन्ड क्लोरोफॉर्म में देखने को मिल जाएगा। इन सभी में ये CH बॉन्ड ABCD यदि मैं इन्हें डिफाइन कर दूं तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ABCD, ये बॉन्ड लेंथ, इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा। हम यहाँ बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यदि आप हाइब्रिडाइजेशन लगाओगे तो ऑल कार्बन आर sp3 हाइब्रिड। यदि आप VACPR लगाओगे तो सब में स्टेरिक सेम है, मतलब सभी में 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। यदि आप लोग सिंपली देखोगे तो एटॉमिक साइज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हर बार सेम है। तो फिर ऐसा क्या चेंज हो गया कि बॉन्ड लेंथ बदल गई है। ABCD ये सब अलग अलग बॉन्ड लेंथ हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल देखिए, एक O2F2 है आपके पास और एक O2H2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इन दोनों में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ही है, लेकिन इन दोनों में A एंड B ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ अलग अलग है। ऐसे ही और बहुत एग्जाम्पल हैं। एक क्वेश्चन अपना जेई एडवांस का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि यदि हमारे पास एक सिंपल एल्केन है और इसमें एक CC बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम है, तो बताइए ये वाली बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, जिसमें Cr2 इस तरह से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे 3 R जुड़े हुए हैं। व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस कार्बन कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ किस वजह से अफेक्ट होगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्यों बदल गई है। ऐसे ही आप लोगों ने कल VACPR में वाटर में एंगल पढ़ा, हाइड्रोजन में आप लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे एंगल जो है 104.5 डिग्री होता है, ये VACPR में पढ़ा। लेकिन आप लोगों से कोई पूछे कि यदि यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिए जाएं तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, अब नया बॉन्ड एंगल कितना होगा। ऐसे ही PCl5 में यदि आप लोग PCl5 को हीट करते हो तो क्यों ये डिकम्पोज हो जाता है PCl3 एंड Cl2 में, क्यों ये एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है एज कंपेयर टू दिस इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। ऐसे ही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में यदि P पे कुछ क्लोरीन और कुछ फ्लोरीन हो तो फ्लोरीन को कहाँ लगाओगे, क्लोरीन को कहाँ लगाओगे। जैसे एक मॉलिक्यूल आप लोगों को मिला PCl3F2, PCl2F3, इन मॉलिक्यूल्स में फ्लोरीन एंड क्लोरीन को कहाँ पे अप्लाई करोगे। ऐसी SOF4 में डबल बॉन्ड को कहाँ लगाना है। तो ऐसे हजारों हजारों क्वेश्चंस का आंसर हम एक थ्योरी से सीखेंगे और हमारी थ्योरी बेहद इंटरेस्टिंग थ्योरी है, बेंट थ्योरी या बेंट्स रूल। प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है आज आप लोगों को। तो अकॉर्डिंग टू VBT का एक अप्रोच था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का एक पोस्टुलेट था ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम या आइडेंटिकल सेम शेप, साइज एंड एनर्जी। सबसे पहली बात इसी पे हम मॉडिफाई कर रहे हैं, रीडिफाइंड या मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, यही बेंट रूल है। सबसे पहले तो ये समझिए कि हाइब्रिडाइजेशन एक इमेजिनरी थ्योरी है, कंप्लीटली इमेजिनेशंस पर बेस्ड एक थ्योरी है कि वैलेंस शेल के कुछ ऑर्बिटल्स रीअरेंज होते हैं, बारात आती है तो ऑर्बिटल्स अपने बारात के हिसाब से सेटल होते हैं और उससे हम जियोमेट्री को डिफाइन करते हैं। और हम वहाँ ये बात करते हैं कि सभी ऑर्बिटल्स सेम साइज, सेम शेप एंड सेम एनर्जी के हैं। लेकिन बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा में ये देखा गया
कि हम जैसा हाइब्रिडाइजेशन में प्रेडिक्ट करते हैं रिजल्ट वैसे नहीं आते। जैसे मैंने अभी भी आप लोगों को इतने सारे एग्जांपल्स बताए, वहाँ पे हम जो हाइब्रिडाइजेशन जो प्रेडिक्ट करते हैं वैसा नहीं है। तो बेंट रूल ये कहता है कि सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आइडेंटिकल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो सबसे पहली बात यही है, मॉडिफाइड फॉर्म क्या कहती है, ये कहती है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉट identical and they have different size and shape। मे बी ये अलग अलग शेप एंड साइज के हों। ये कैसे होता है, इस पे आप लोगों को 3 बातें पढ़नी है। सबसे पहले आप लोगों को मोटिव समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक साथ सोल्व करने एक ही कॉन्सेप्ट से, तो सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है? हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि सभी ऑर्बिटल आइडेंटिकल होते हैं। बेंट्स रूल कहता है नहीं, ऐसा हमेशा नहीं है। तो कब कब मॉडिफिकेशन होता है? तो सबसे पहली बात, यदि आप लोग एक पुरानी एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, तो आप लोग जानते होंगे कि NS से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होता है, उससे आसान होता है NP से, उससे आसान होता है ND से, उससे आसान होता है NF से। यदि आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे लगेगी? S से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगेगी। आप लोग जब भी किसी एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो आप लोगों को पता है सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन किसके निकालते हैं? F के, फिर D के। N सेम होना चाहिए, फिर D के इलेक्ट्रॉन इजीली निकालते हैं, फिर P के, फिर S के। इसका रीज़न भी है कि S न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास होते हैं। ये NS है, NP इससे दूर होता है, ND इससे दूर होता है, NF इससे भी दूर होता है। n-1D में मत चले जाना, n-1D अंदर की तरफ होता है। हम nth की बात कर रहे हैं। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम लोग भी जानते हैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान होगा, ये इजीली निकल जाएगा। जबकि ये मोस्ट टिपिकल होगा, इसे निकालना बहुत ज़्यादा टिपिकल होगा, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास है उसे निकालना उतना आसान होगा। अब मैं जो भी पढ़ाता हूँ, मैं आप लोग मान के चलो, आप लोग आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो कि केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे जो आप लोगों को पढ़ाया गया उस पर बहुत रिसर्च करके पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं इतना डीप में जाके पढ़ा रहा हूँ। एक बार जोर आएगा लेकिन बाद में आप लोगों को मज़ेदार लगेगा। मैं ये बता रहा हूँ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आइडेंटिकल नहीं होते। अब मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे चला गया क्योंकि कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कॉन्सेप्ट ये है कि एक एटम का न्यूक्लियस बहुत सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रखता है। मान लेते हैं ये कुछ इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, मान लेते हैं ये इसके कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में अलग अलग टाइप के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कुछ में लोन पेयर होते हैं, कुछ में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ एक में लोन पेयर होते हैं, कुछ एक में ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे मैं बॉन्ड पेयर कह रहा हूँ और उसे ऊपर वाले को मैं क्या कह रहा हूँ? लोन पेयर। आप लोग ये भी जानते ही हो कि व्हाट इज लोन पेयर एंड व्हाट इज बॉन्ड पेयर। लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर नहीं किए गए हैं वो एटम के ही हैं, और ये है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें शेयर किया गया है किसी दूसरे एटम के साथ। यहाँ कोई दूसरा एटम रहा होगा, हमें इस पे फोकस करना है। क्या ये सभी ऑर्बिटल सेम साइज के होंगे या नहीं होंगे, हमें इस पे फोकस करना है। अब आप लोग देख रहे हो ये एक एटम A है, ये एक एटम B है। इस एटम A का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें नॉन बॉन्डिंग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर है, दूसरी तरफ इसने किसी एटम B से अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। अब सोचिए कि ये इलेक्ट्रॉन इसके खुद के हैं, ये हमेशा चाहेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे, तो ये लोन पेयर इस एटम के काफी पास होना चाहिए। अज्यूम दैट B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही क्या है? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी। तो ये चाहेगा ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस B के पास रहे। इन दोनों में से ये बीच में नहीं रहते कहीं भी, हमेशा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। इसी वजह से कोवैलेंट बॉन्ड्स में पोलैरिटी आती है, तो ये इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स B जा रहे हैं। अब आप खुद समझिए कि इस ऑर्बिटल की लेंथ स्मॉल होनी चाहिए। इस ऑर्बिटल की लेंथ कैसी होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए, क्योंकि ये लोन पेयर न्यूक्लियस के पास रहना चाहता है।
इस वाले में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है टुवर्ड्स बी चला गया, तो इसे कैसा होना चाहिए, लॉन्गर ऑर्बिटल होना चाहिए। आप लोग जानते हो s ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं जबकि p ऑर्बिटल डम्बेल शेप के होते हैं। तो हमारे हिसाब से यदि ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यदि ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी इसमें s कैरेक्टर कितने होने चाहिए, 33% s कैरेक्टर होने चाहिए एंड 33 + 33 मतलब 66.6% p कैरेक्टर होने चाहिए इस ऑर्बिटल में अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये भी वैसा ही है, सेम इसमें भी s कैरेक्टर एंड p कैरेक्टर 33 एंड या 1/3 एंड 2 ऐसे इसमें 1/3 एंड 2/3 s एंड p कैरेक्टर होने चाहिए, सबकी शेप सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि इसमें लोन पेयर है कि स्मॉलर साइज का है, ये लंबा ऑर्बिटल है, एक बार इस पे फोकस न करके इन दो पे फोकस करिए, तो ये कैसा होगा, स्मॉल साइज का होगा, ये कैसा होगा, लॉन्गर ऑर्बिटल होगा। जो लॉन्गर ऑर्बिटल होगा इसमें हायर p कैरेक्टर होंगे, हायर p कैरेक्टर होंगे, CHAR मतलब कैरेक्टर, और इस वाले में हायर क्या होंगे, हायर s कैरेक्टर होंगे। अब यदि इन दोनों में s कैरेक्टर एंड p कैरेक्टर 1/3 2/3 वाले रेशियो में नहीं है तो ऑब्वियसली इनकी साइज भी अलग है और ये आइडेंटिकल भी नहीं है। थोड़ा कम समझ में आया होगा, चलेगा, आगे धीरे धीरे बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। मैं एक बार दोबारा से समराइज कर देता हूँ, काफ़ी होच पोच हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ लिख दी मैंने। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आइडेंटिकल क्यों नहीं होते, क्योंकि कुछ ऑर्बिटल्स में हमें लोन पेयर रखने होते हैं, कुछ से हमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को बॉन्ड पे बनाना होता है, कुछ एक से लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम बॉन्डिंग करते हैं, तो इसीलिए सभी ऑर्बिटल्स की लेंथ अलग अलग हो जाती है। अब कौन कितना लंबा होगा ये डिपेंड करता है उससे क्या जुड़ा हुआ है। ऑब्वियसली यदि इन सब की लेंथ या शेप या साइज अलग अलग है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन का वो पोस्टुलेट काम नहीं करेगा कि ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। अब दूसरी बात, ये मैंने जो एक ऑर्डर लिखा है ये किसका है, ये प्रॉक्सिमिटी टू न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के कौन कितना पास है, NS सबसे पास है, NS को निकालना उतना ही मुश्किल होता है। जैसे जैसे आप p कैरेक्टर की तरफ जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन दूर होते चले जाएंगे, उन्हें निकालना आसान है। इस AB बॉन्ड में इन इलेक्ट्रॉन्स को A से निकाल के हमें B की तरफ लेके जाना है। ऑब्वियसली इन्हें S के कंपेरेटिवली किस में ज़्यादा होना चाहिए, P में ज़्यादा होना चाहिए। जितने ज़्यादा P कैरेक्टर होंगे इन इलेक्ट्रॉन्स का A से B की तरफ शिफ्ट होना उतना ही आसान होगा। ये रियल कॉन्सेप्ट है, दोबारा से सुन लो, एक बार फिर से सुन लो कि A एंड B के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो A से दूर जाके B की तरफ शिफ्ट होंगे। A से दूर जाना मतलब एक तरह से निकाल देना इलेक्ट्रॉन को। S के कंपेरेटिवली P इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। इसका मतलब इस वाले ऑर्बिटल में, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp2, इसमें P कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। ये लोन पेयर क्योंकि इस एटम के खुद के इलेक्ट्रॉन है, इसने किसी से शेयर नहीं किया, तो ये इसके बहुत पास होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर साइज कम होनी चाहिए ऑर्बिटल की, मतलब S कैरेक्टर ज़्यादा होने चाहिए। तो एक बार आप लोग ध्यान से एक चीज़ को देखिएगा कि यदि जैसे जैसे मैं S कैरेक्टर बढ़ाऊंगा, मैं यहाँ पे कुछ ऑर्बिटल्स ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैंने पहला ऑर्बिटल ये मोटा सा ऐसा ऑर्बिटल लिया, फिर दूसरा ऑर्बिटल थोड़ा सा कंपेरेटिवली इस तरह से लिया, तीसरा ऑर्बिटल और ज़्यादा लंबा लिया, इस तरह से मैंने 3 ऑर्बिटल बना दिए। ये सभी ऑर्बिटल्स में डिफरेंस आप लोग देख रहे होंगे। यदि आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, यदि आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तो ऑर्बिटल की क्या हो रही है, ऑर्बिटल की लेंथ बढ़ रही है, वो पतला होता जा रहा है, जबकि उसकी फैटीनेस कम हो रही है। तो लेंथ कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जबकि ये बहुत फैटी है और ये बहुत स्लिम फिट है। इसका मतलब यहाँ पर हाईएस्ट S कैरेक्टर हैं, क्योंकि S कैसा होता है, गोल गोल लड्डू जैसा होता है, P कैसे होते हैं, डम्बेल होते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट S कैरेक्टर हैं, जबकि इस वाले ऑर्बिटल में हाईएस्ट P कैरेक्टर हैं। अब एक बात को ध्यान से सुनना, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आप लोग नोट करना अपनी कॉपी में। आज की क्लास को पूरा कॉपी में अच्छे से नोट करना, क्योंकि आज की क्लास ऐसी क्लास आप लोगों को कभी नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे S कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, जैसे जैसे P कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, यहाँ से यहाँ पे P कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं प्यारे बच्चों,
और यहाँ से यहाँ उल्टा चलोगे तो एस करेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे एस करेक्टर इंक्रीज होंगे ऑर्बिटल फैटी होता चला जाएगा, मोटा होता चला जाएगा, लेकिन साइज में छोटा होता चला जाएगा, तो छोटा और मोटा हो जाएगा। जैसे जैसे पी करेक्टर बढ़ेंगे ये पतला होता चला जाएगा, लंबा होता चला जाएगा। तो इसका मतलब जिसमें हाईएस्ट एस करेक्टर होंगे वो सबसे स्मॉल साइज का होगा, जिसमें हाईएस्ट पी करेक्टर होंगे वो सबसे लंबी साइज का होगा, और जो एस करेक्टर मैक्सिमम रखेगा वो मोटा होगा, फैल जाएगा, जिसमें पी करेक्टर मैक्सिमम होंगे वो पतला होगा, लंबा होगा, है ना। ठीक, अब आप लोग आराम से समझ गए होंगे, कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। एक बार आप लोग फिर से इसको रिवाइज करना, इस वाले पोर्शन को एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से, बहुत काम आएगी आगे ये। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर शुरू शुरू में थोड़ा जोर आता है जब आप कॉन्सेप्ट डेवलप करते हो, जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा आप यूँ पलक झपकते ही आंसर दे रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, समराइज करवा देता हूँ। बैंड्स रूल कहता है कि पी कैरेक्टर चेंज होते हैं, मतलब एस एंड पी कैरेक्टर वेरी करते हैं, सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल आइडेंटिकल नहीं होते हैं। क्यों करते हैं इसका कारण आप लोगों को मैंने समझाया कि इलेक्ट्रॉन का पी से निकलना आसान होता है, डी से निकलना और ज़्यादा आसान होता है, एस से निकलना मुश्किल होता है। इसलिए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन किसी एक दूसरे न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे वैसे वैसे उस ऑर्बिटल की लेंथ बढ़ने लगेगी। ऑर्बिटल की लेंथ बढ़ने का मतलब उसमें पी कैरेक्टर ज़्यादा आ जाएंगे कंपैरेटिवली एस कैरेक्टर। इसका मतलब सभी ऑर्बिटल आइडेंटिकल होते हैं, ऐसा कहना गलत है, पाप है, अपराध है। तो फिर क्या करना चाहिए, कैसे हम डिसाइड करें कि किसमें कितने कैरेक्टर हैं? तो चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट हो गया हो तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल से। सबसे पहली बात तो अभी तक जो मान लो आपको कुछ कम भी समझ में आया होगा तो चलेगा, क्योंकि जैसे ही आप एग्जाम्पल्स करोगे आपकी पिक्चर बेहद बेहद क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। शुरुआत मैं कर रहा हूँ बॉन्ड एंगल वाले क्वेश्चन से और उसके बाद एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन का मतलब यहाँ एग्जाम्पल सोल्व करने हैं हमें, बहुत सारे पेयर लेके कंपेयर करना है कि किसमें एस कैरेक्टर कहाँ है, किसमें पी कैरेक्टर कहाँ है। बस आप लोगों को जहन में याद रखना है कि जैसे जैसे पी कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, जैसे जैसे पी कैरेक्टर इंक्रीज होंगे वैसे वैसे ऑर्बिटल लेंथ इंक्रीज होगी, ऑर्बिटल लेंथ इंक्रीज होगी। और जैसे जैसे, पहली बात ये याद रखनी है आप लोगों को। दूसरी बात क्या याद रखनी है, जैसे जैसे एस कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, जैसे जैसे एस कैरेक्टर इंक्रीज होंगे वैसे वैसे ऑर्बिटल कैसा होता चला जाएगा, फैटीनेस उसकी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल मोटा होता चला जाएगा, है ना। तो पहला एक जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, या पहला जो एग्जांपल करवा रहा हूँ मैं उसमें बॉन्ड एंगल्स को कंपेयर करके दिखाऊंगा। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीजन पे 2 मिथाइल लगा रखे हैं, ये एक ईथर है, इस पे 2 लोन पेयर हैं, और ऐसे ही इसमें मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, इस पे मैंने वही 2 लोन पेयर लेने हैं ताकि VCPR और हाइब्रिडाइजेशन दोनों ही काम नहीं करे। एक मिथाइल ले लेना है, एक हाइड्रोजन ले लेना है। नेक्स्ट आप लोगों को मॉलिक्यूल लेना है वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें एक तरफ आप लोगों को हाइड्रोजन, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन, और अंतिम एग्जांपल ले लेना है OF2। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे तो क्या होगा विद बॉन्ड एंगल्स। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिखाए हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बोल देते हैं इसे, ये सेकंड नंबर कंपाउंड है, ये थर्ड नंबर कंपाउंड है, और ये फोर्थ नंबर कंपाउंड है। यदि आप लोग इन चारों में कॉमन देखेंगे तो व्हाट इज कॉमन थिंग, सभी में कॉमन थिंग ये है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। दूसरी बात, सभी में लोन पेयर का नंबर भी 2 है, सिग्मा बॉन्ड्स का नंबर भी 2 है। इट इज द कॉमन थिंग बिटवीन दीज 4 मॉलिक्यूल्स। हमारे हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन सभी जो ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल आपको हर एक बार दिख रहे होंगे, 2 लोन पेयर वाले और 2 बॉन्ड पेयर वाले, सभी में बराबर जियोमेट्री एंड शेप होनी चाहिए। जितनी साइज इसकी है उतनी ही साइज इसकी होनी चाहिए, उतनी साइज इसकी होनी चाहिए, उतनी साइज इसकी होनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू VACPR, क्योंकि इसमें भी 2 लोन पेयर है, इसमें भी 2 लोन पेयर है, सेंट्रल एटम सेम लिया है मैंने, सभी में 2 लोन पेयर है, इसका मतलब सभी में बॉन्ड एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो बॉन्ड एंगल्स कंपेयर करके देखते हैं। फर्स्ट
इसमें बॉन्ड एंगल होते हैं 111 डिग्री, इसके बॉन्ड एंगल होते हैं 108 डिग्री, इसका एंगल होता है अप्रोक्सीमेटली 104.5 डिग्री और इसका एंगल होता है 103.8 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, डेटा मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, सभी के एंगल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। वाई द बॉन्ड एंगल डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, एक एक को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं, एक एक को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले CH3 पे फोकस करिए। ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। आप लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ी होगी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि CH3 का इफेक्ट कैसा होता है, +I प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग यदि है तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि शेयर किया गया था, वो इलेक्ट्रॉन जिसे शेयर किया गया था वो इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन जाना चाहिए। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो CH3 के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, टुवर्ड्स ऑक्सीजन जाएंगे। यदि टुवर्ड्स ऑक्सीजन जाएंगे तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन के बहुत पास होंगे। यदि ऑक्सीजन के बहुत पास होंगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का जो ऑर्बिटल है उसमें हायर एस कैरेक्टर होंगे, हायर एस कैरेक्टर होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन गए तो ये ऑर्बिटल भी कैसा होना चाहिए, फैटी होना चाहिए और मोटा होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी हायर एस कैरेक्टर होने चाहिए। अब सबसे पहली बात, इस पे जो लोन पेयर है उनमें भी वो भी चाहते हैं हायर एस कैरेक्टर हो, क्योंकि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर को टुवर्ड्स ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं। इसीलिए एक्सपेक्टेड एंगल कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ये एक्सपेंड हो गया क्योंकि ये ऑर्बिटल्स कैसे हो गए, फैटी ऑर्बिटल्स हो गए। तो ऑर्बिटल यदि फैटी होंगे तो स्पेस में उन्हें ज़्यादा स्पेस चाहिए, वो ऑक्सीजन के पास। आप इस तरह से मानिए कि ये ऑक्सीजन सेंटर है, अब ये पेयर भी यहाँ आ गया, ये पेयर भी यहाँ आ गया, दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ गए। यदि दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ गए तो दोनों में रिपल्सन होगा, तो ऑब्वियसली एक दूसरे से ये क्या होंगे, दूर शिफ्ट होंगे। यदि ये दूर शिफ्ट होंगे तो एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़कर 109 से कितना हो गया, 111। यहाँ पर एक ग्रुप ऐसा है जिसका इफेक्ट +I है, इसका मतलब इसमें हायर एस कैरेक्टर होंगे, इस वाले में हायर एस कैरेक्टर होंगे, लेकिन OH बॉन्ड में उतने हायर एस कैरेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग नहीं है, हम इसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 मानते हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल कंपैरेटिवली घट गया है। H2O में दोनों ही हाइड्रोजन आ गए हैं, इसीलिए बॉन्ड एंगल और घट गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फैटी नहीं है, दोनों के दोनों ऑर्बिटल कंपैरेटिवली हायर पी कैरेक्टर के हैं। लेकिन जैसे ही आप आगे चलोगे फ्लोरीन पे, फ्लोरीन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यदि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया होगा। यदि अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया होगा तो यहाँ पर पी कैरेक्टर बढ़ गए होंगे, हायर पी कैरेक्टर। ऑब्वियसली इसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ जाएगा ऑर्बिटल लेंथ बढ़ेगी, पतला होगा। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो तो काफ़ी पास हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चले गए हैं स्पेस में। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चले गए हैं प्यारे बच्चों, तो ऑब्वियसली इनके बीच का रिपल्सन घट गया है, इसका मतलब ये एक दूसरे के पास आ सकते हैं, ये फ्लोरीन एटम्स के पास चले गए हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल डिक्रीज होकर 103 डिग्री 8 मिनट हो गया है, या 103.8 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। कुछ समझ में आ रहा होगा। आप लोग यहाँ से देखना शुरू करें तो यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, जो सिग्मा बॉन्ड वाले ऑर्बिटल थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हम ऐसा मान रहे थे कि हर बार ऑर्बिटल वही sp3 है, हर बार लेंथ सेम होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि शुरू में हाईएस्ट एस कैरेक्टर थे, फिर एस कैरेक्टर धीरे धीरे क्या हुए, डिक्रीज होना शुरू हुए, CH3 के कंपैरेटिवली हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली फ्लोरीन में। तो ये वही कार्बन एटम है सेम, लेकिन जब CH3 जुड़ता है तो ऐसा ऑर्बिटल होता है, जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो ऐसा, और जब फ्लोरीन जुड़ता है तो ऑर्बिटल ऐसा होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे लेंथ पे फर्क पड़ेगा, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे इस पे भी फर्क पड़ेगा। तो क्योंकि CH3 से लेकर फ्लोरीन तक -I इफेक्ट बढ़ रहा है, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली दूर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होता है, और S के कंपैरेटिवली क्योंकि P के इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है
तो S में इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आती है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर शिफ्ट होता है, पी कैरेक्टर बढ़ेंगे, ऑर्बिटल लेंथ बढ़ेगी। उम्मीद है आप लोगों को ये एंगल का ऑर्डर समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, फिर हम बॉन्ड लेंथ वाली प्रॉब्लम्स पे आते हैं। तो चलिए ले चलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल जो है, इसमें आप लोगों को एक मीथेन, इनिशियली मैं आप लोगों को मीथेन के साथ कंपेयर करवा के दिखा रहा हूँ। CF, एक फ्लोरीन मैंने लगा दिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन ही रहने दो, फ्लोरीन नीचे की तरफ लगाएंगे, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ऐसे ही नेक्स्ट कार्बन में यहाँ पे हाइड्रोजन ही है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 फ्लोरीन लगा दिए हैं, और ऐसे ही अंतिम में मैंने 3 के 3 फ्लोरीन लगा दिए हैं। अब मुझे कंपेयर करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज CH बॉन्ड लेंथ। बाहर से देखने पे अचानक से एक सीधा सीधा बच्चा जो है यदि नीट और जेईई मेन का एग्जाम दे रहा है तो सीधा देख के बता देगा ABCD सभी बॉन्ड लेंथ सेम है, क्योंकि सभी में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, सभी में कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम है, तो काहे बॉन्ड लेंथ अलग होगी। लेकिन जिसने पढ़ा है वो आराम से बता देगा कि भैया यहाँ पे कुछ केमिकल लोचा है। अब क्या केमिकल लोचा है ये बेंड थ्योरी ही समझा सकती है। यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सभी में कॉमन क्या है, सभी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और सभी में हम CH बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहे हैं, CH बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। तो कैसे कंपेयर करेंगे, किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे? सबसे पहली बात, इस वाले में क्योंकि सभी के सभी जितने भी जुड़े हुए हैं ये सब के सब हाइड्रोजन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ऑल आर आइडेंटिकल एटम, तो इस वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन परफेक्टली काम करता है। ऑल आर आइडेंटिकल, ऑल आर आइडेंटिकल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सभी के सभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, आइडेंटिकल हैं। ये थोड़ा सा मैंने छोटा लिख दिया ज़्यादा, फिर भी मैंने बोला है आप लिखना चाहो तो ऑल आर आइडेंटिकल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये चारों के चारों आइडेंटिकल sp3 हैं। इसका मतलब इस वाले में यदि आप कंपेयर करोगे हाइड्रोजन एंड इस CH3 को, तो इस वाले ऑर्बिटल में 33% sp3 है ना, तो 25% s कैरेक्टर हैं, 25% s कैरेक्टर हैं, p कैरेक्टर हैं 75%। ठीक है, मान ली इतनी बात इस वाले फर्स्ट के केस में। अब सेकंड के केस में चलते हैं। तो सेकंड में आप लोग देख रहे होंगे एक फ्लोरीन आ गया। यदि फ्लोरीन आया है तो इसने इस वाले ऑर्बिटल की लेंथ को इंक्रीज कर दिया होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स फ्लोरीन शिफ्ट हो गए हैं, तो इस वाले में हायर p कैरेक्टर आ गए हैं, हायर p कैरेक्टर। इस वाले ऑर्बिटल में p कैरेक्टर यदि बढ़ गए हैं तो p था तो कितना 75, 3 p थे और 1 s था, तो 3 p थे 1 s था, 75% p था। 75 में से इस वाले में 90% p कैरेक्टर आ गए, ऐसा मान लेते हैं। तो ऑब्वियसली इन सब में p कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे p कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, यहाँ पर भी p कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, यहाँ पर भी p कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, लेकिन ये तीनों आइडेंटिकल होंगे। तो आप लोग ये कह सकते हो कि इसके साथ क्या हुआ, तो आप इसमें कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड्रोजन वही एटम है, कार्बन वही एटम है, लेकिन इस वाले ऑर्बिटल में, इस वाले ऑर्बिटल में p कैरेक्टर लेस देन 75% है, s कैरेक्टर ग्रेटर देन 25% है। s कैरेक्टर बढ़ गए हैं, p कैरेक्टर क्या हो गए हैं प्यारे बच्चों, डिक्रीज हो गए हैं। ठीक, यदि इसमें s कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, यदि इसमें मैं कहूं s कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, तो ऑब्वियसली इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो ऑब्वियसली इट इज स्मॉलर, इट इज स्मॉलर बॉन्ड लेंथ, ये कंपेरेटिवली स्मॉलर बॉन्ड लेंथ होगी। अब तीसरे पे चलें तो दो फ्लोरीन आ गए हैं, तो इन दो में p कैरेक्टर बढ़ेंगे, तो कुल मिला के हमारे ये जो दोनों हैं बेचारे, इनमें s कैरेक्टर और ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ये फैटी एंड मोटा ऑर्बिटल होता जा रहा है, क्योंकि s कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, तो हायर s कैरेक्टर्स। अब s कैरेक्टर और ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगी, बॉन्ड लेंथ, है ना,
मच स्मॉलर या और ज़्यादा स्मॉलर बॉन्ड लेंथ होगी प्यारे बच्चों। अब आप लोग आगे देखिए कि इस वाले में ये P को खा गए हैं सारे मिलके। P कैरेक्टर यहाँ तीनों में यदि 90% है तो इसमें नेग्लिजिबल P कैरेक्टर होंगे। यदि हम ये कह सकते हैं कि नियरली 90%, 80%, इसमें नियरली 50% से भी ज़्यादा एस कैरेक्टर इसमें होंगे, काफ़ी ज़्यादा एस कैरेक्टर होंगे, बहुत छोटा होगा ये। तो ये क्या होगी, स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ, ये स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ होगी। तो यदि आप लोगों से बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करवाया जाए, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर ऑफ CH बॉन्ड, तो आप लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा बॉन्ड ये था क्योंकि यहाँ पर P कैरेक्टर हाईएस्ट थे। जैसे जैसे आप आगे गए CH बॉन्ड के P कैरेक्टर घटते चले गए, क्योंकि इधर फ्लोरीन दूसरी तरफ क्या कर रहा था, P को खींच के ले गया। P था तो उतना ही ना, तो यदि P को खींच के ले गया तो इसके हिस्से में S बचा, क्योंकि वो S को खींच के नहीं ले जा रहा था, वो P को खींच के लेके गया, तो पीछे S बचता चला गया। तो इसका मतलब A हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ होगी, B उससे स्मॉल, C उससे स्मॉल, D उससे स्मॉल। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा इन दिस केस। और क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एस कैरेक्टर लगातार क्या होते चले गए, इंक्रीज होते चले गए। इसका मतलब ये प्रैक्टिकल डेटा है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है प्यारे बच्चों। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोगों को इससे एविडेंस मिला कि सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आइडेंटिकल नहीं होते। इट इज एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, मायने वही रखता है। इमेजिन आप क्या करते हो वो मायने नहीं रखता, मायने रखता स्कोर कितना आया, है ना। तो उम्मीद करूं समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, H2O2 एंड O2F2। H2O2 एंड O2F2, ध्यान से देखिए। तो ऑक्सीजन बॉन्ड दोनों में अवेलेबल होता है। यदि आप लोग इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हो तो आप लोग जानते हो कि ये ऐसे लैपटॉप जैसा स्ट्रक्चर होता है H2O2, हर एक ऑक्सीजन sp3 है। सेम इससे कंपेयर करते हैं O2F2 को, एक फ्लोरीन लगा दीजिए, वही आप लोगों को इसमें भी 2 लोन पेयर लगा देने हैं, और ऐसे ही इस पे भी 2 लोन पेयर लगाने के बाद आप लोगों को एक फ्लोरीन लगा देना है। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं, बाकी सबको भूल जाओ, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, नया तो यही है ना। तो सबसे पहली बात, हाइड्रोजन के कंपेरेटिवली फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यदि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इस ऑर्बिटल की लेंथ को बढ़ा देगा। यदि इस ऑर्बिटल की लेंथ को बढ़ा देगा तो यहाँ पर हायर P कैरेक्टर आएंगे। ऑब्वियसली इसमें भी हायर P कैरेक्टर आएंगे। यदि इन दोनों में हायर P कैरेक्टर होंगे तो इसमें क्या होंगे, लोअर P कैरेक्टर, या आप लोग कह सकते हो हायर S कैरेक्टर। यदि हायर S कैरेक्टर होंगे प्यारे बच्चों तो ऑब्वियसली ये ऑर्बिटल जो हैं ये मोटे, फैटी एंड स्मॉल, छोटे एंड मोटे, नाटे हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन ऐसा नहीं कर पाता, इसीलिए यहाँ पर P कैरेक्टर बने रहते हैं, जितने हैं उतने ही। तो कंपैरेटिवली इससे यहाँ पे क्या होते हैं, हायर P कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसा कुछ नहीं कर पाया। हाइड्रोजन का 0 इफेक्ट मानते हैं हम लोग। इसका मतलब ये बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, हायर बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, और ये होती भी है, ये हायर बॉन्ड लेंथ होती है। इसे क्या होना चाहिए, स्मॉलर बॉन्ड लेंथ होना चाहिए। इसे क्या होना चाहिए, स्मॉलर बॉन्ड लेंथ होना चाहिए। ये 1.21 एंगस्ट्रम होती है अप्रॉक्सीमेटली, और ये होती है 1.48 एंगस्ट्रम। ये डेटा भी मैंने आप लोगों को एविडेंस के साथ दे दिए हैं, कहीं कोई हवाबाजी नहीं चल रही भैया, कोई सुपर ट्रिक नहीं बताई जा रही है, सीधे सीधे बात कर रहे हैं हम कॉन्सेप्ट की। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। एक और एग्जांपल कराता हूं, बढ़िया सा एग्जांपल कराता हूं। कार्बन पे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और 2 ही मिथाइल जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। क्या होगा कि क्लोरीन एक्चुअल में हायर P कैरेक्टर डेवलप करेगा, हायर P कैरेक्टर,
क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी पी कैरेक्टर हायर होंगे। किसमें? हायर पी कैरेक्टर होंगे। किसमें? इस वाले में इलेक्ट्रॉन दूर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जबकि ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, तो इन दोनों में हायर एस कैरेक्टर होंगे। अब आप लोग इससे क्या समझे? यदि एस कैरेक्टर, यहाँ बॉन्ड लेंथ को कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि क्लोरीन अलग एटम है, CH3 अलग मॉलिक्यूल है, तो जब बॉन्ड लेंथ को तब कंपेयर करना होता है जब क्या हो? सेम एटम्स हो। यहाँ हम एंगल की बात करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से दूर चले गए हैं। हायर पी कैरेक्टर का मतलब लंबे ऑर्बिटल, तो ऑब्वियसली स्पेस में आप लोग तो ऐसे सोचिए कि यदि बहुत दूर चले गए हैं तो स्पेस में अब इन दोनों के एक दूसरे के पास आने की गुंजाइश होती है, इसीलिए यहाँ पर एंगल नियरली 108 डिग्री एंगल होता है। जबकि मिथाइल वाले इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली बहुत पास आ गए हैं, इसलिए इन्हें एक दूसरे से दूर जाना पड़ेगा, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल CH3 के बीच का एंगल नियरली 113 डिग्री होता है। आप लोगों को मज़ेदार तो ये लग रहा होगा क्योंकि कितने डिफरेंट डेटा है कि ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल था। हम तो sp3 में टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट रटे बैठे हैं, और हमने VSEPR में पढ़ लिया कि लॉन पेयर आएंगे तो फिर एंगल डिस्टर्ब हो जाएंगे, डेविएट हो जाएंगे। अब भैया यहाँ VSEPR हाइब्रिडाइजेशन दोनों लगा के देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा जब तक आप बेंट्स रूल नहीं लगाओगे, जब तक आप नहीं कहोगे कि यहाँ हायर पी कैरेक्टर हैं, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है तो वो इलेक्ट्रॉन दूर चले गए हैं। यदि वो स्पेस में एक दूसरे से बहुत दूर, इतना दूर हैं, तो फिर आप एंगल वाइज इन्हें पास ला सकते हो। और यदि वो बहुत नज़दीक यहाँ इलेक्ट्रॉन है इन दोनों जगहों पे, तो फिर आपको इन्हें मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, एंगल बढ़ जाएगा। सेम आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला, मिथाइल इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग था, इन ऑर्बिटल्स में एस कैरेक्टर ज़्यादा थे, इसलिए ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे के बहुत पास आ गए, एंगल बढ़ गया 109 डिग्री से इंक्रीज होकर 113 डिग्री हो गया। यहाँ क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन पेयर को दूर लेके चले गए, इस वजह से ये कंपेरेटिवली पास आ गए। यहाँ हायर पी कैरेक्टर होने की वजह से एंगल 108 डिग्री हो गए। अब सबसे बड़े मुद्दे की बात पे आते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में दो ऐसी जियोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, एक sp3d एक sp3d3, जो कि डिफरेंट एंगल रखती है। sp3d में दो तरह के एंगल होते हैं, 90 एंड 120। ऐसे ही sp3d3 में 72 एंड 90, दोनों ही बहुत एबनॉर्मल है, दोनों को ही हाइब्रिडाइजेशन से नॉर्मली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इन पे इतने क्वेश्चन बनते हैं, मतलब यदि अब आगे की क्लास को आप लोगों ने देख लिया तो आप लोग ये मान के चलो कि आप नियरली हर टेस्ट सीरीज में हर एक क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर आप लोगों को PCL5, PF5, XCF6 है ना, जो मैंने प्रीवियस क्लास VSEPR में पढ़ाए थे, वो हमने जो पढ़े थे उसमें हमें क्या मॉडिफिकेशन करना है, PCl3F2 में फ्लोरीन कहाँ लगाने, PCl2F3 में फ्लोरीन कहाँ लगाने, SOF4 में डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है, लाखों ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मिलने वाला है। तो फटाफट से अपनी जो स्क्रीनशॉट को कंप्लीट करिए, या फिर अपना नोट डाउन आप कर रहे हो, उस नोट जो भी नोट आप लोग कर रहे हो उसे आप लोग फटाफट से कवर कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों चलते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन पे, जहाँ पे दो तरह के एंगल होते हैं। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्यों इतना प्रॉब्लमेटिक है, इसका रीज़न है एसिमेट्रिक जियोमेट्री का होना। आप लोग जानते हो यहाँ एक सेंट्रल एटम होता है और इस सेंट्रल एटम से जुड़े हुए 3 बॉन्ड एक ट्राइंगल पे होते हैं, जबकि एक बॉन्ड इस ट्राइंगल से जस्ट ऊपर की तरफ और दूसरा इससे जस्ट नीचे की तरफ। दीज आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स, इन्हें एक्सियल कहते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड इक्वेटोरियल। अब आप लोग यूँ मानिए कि अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन इन सब को आइडेंटिकल होना चाहिए, इन सब में sp3d कैरेक्टर होने चाहिए, लेकिन बेंट रूल कहता है ऐसा नहीं भैया, आप गलत सोच रहे हो। एक्चुअल में ये जो ट्राइंगल है ना, यहाँ पे फोकस करो तो यहाँ पे हर एक एटम के पास, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है। यदि आप इस तरफ देखोगे तो 120 एंगल है, फिर देखोगे तो 120 एंगल है, और यदि आप ऊपर और नीचे वालों से कंपेयर करोगे तो 90 एंगल है। ठीक,
लेकिन आप इस एक्सियल पोजीशन से कंपेयर करोगे तो हर जगह 90 एंगल ही है, हर जगह 90 ही एंगल है। इसका मतलब यहाँ पे आप लोग कह सकते हो मोर स्पेस इज अवेलेबल, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है फैलने के लिए, और बल्कि यहाँ पे कंपेरेटिवली क्या होगा, लोअर स्पेस होगा। तो बेंट रूल ये सजेस्ट करता है कि जहाँ पे मोर स्पेस है वहाँ पे एस कैरेक्टर हाई होने चाहिए, यहाँ पे हायर एस कैरेक्टर होने चाहिए। यदि मोर स्पेस अवेलेबल है तो हायर एस कैरेक्टर होने चाहिए, और इसमें लोअर एस कैरेक्टर होने चाहिए। इस वाले में हायर पी या फिर डी कैरेक्टर होने चाहिए, हायर पी और डी कैरेक्टर्स, इसमें हायर पी और डी कैरेक्टर होने चाहिए। बेंट रूल यहां सीधा सीधा कहता है कि आप लोग इस हाइब्रिडाइजेशन को कुछ ऐसा मानो कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये तीन इक्वेटोरियल, इन तीनों ऑर्बिटल्स को आप sp2 मान लो, sp2 मान लो, क्योंकि sp2 ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और ये जो आप देख रहे हो ना, आप इसे pd ऑर्बिटल मानो। मतलब इन्होंने स्पष्ट कहा भैया कि आप लोग ये sp3d का गीत गाना बंद करो, ये क्या लगा रखा है, ये सब आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ऐसा नहीं है। ये दो ऑर्बिटल जो आप देख रहे हो ऊपर और नीचे वाली, ये pd ऑर्बिटल हैं, और ये जो तीन देख रहे हो ना, ये sp2 हैं। यदि ये pd ऑर्बिटल हैं तो इसमें s कैरेक्टर बिल्कुल नहीं है, और यदि ये sp2 ऑर्बिटल हैं तो ऑब्वियसली इनमें s कैरेक्टर बहुत हाई है। और वास्तव में एक्सपेरिमेंटल डेटा यही कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा कहते हैं कि आप यदि PCl5 को हीट करते हो तो ये इमीडिएटली PCl3 एंड Cl2 में टूट जाता है। दो ही क्लोरीन क्यों निकले, तीन क्यों नहीं निकले, चार क्यों नहीं निकले, एक क्यों नहीं निकला? इसका सीधा सीधा रीजन है कि PCl5 का स्ट्रक्चर जब आप लोग बनाओगे तो आप लोग फॉस्फोरस पे 5 क्लोरीन एटम लगाते हो, और पांचों क्लोरीन एटम, क्योंकि सिंपल हम एक यूँ मान रहे हैं कि सिमेट्रिकली 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो सभी की बॉन्ड लेंथ को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन ये लॉन्गर बॉन्ड होता है एक्सियल, ये भी लॉन्गर होता है और ये वाला भी लॉन्गर होता है, जबकि ये कंपेरेटिवली शॉर्टर बॉन्ड होते हैं। कंपेरेटिवली ये कैसे होते हैं, शॉर्टर बॉन्ड्स होते हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ, यदि आप लोग बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना चाहो तो आप लोग कह सकते हो कि द एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज हायर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। क्यों ऐसा? और एक्सपेरिमेंटली जब इन्हें मेजर किया गया तो यही एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी है, यही एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी है, एक्सपेरिमेंट्स भी यही कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यही कहती है कि 2 बॉन्ड हायर लेंथ के होते हैं, 3 बॉन्ड शॉर्टर बॉन्ड लेंथ के होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से तो नहीं समझा सकते, लेकिन बेंट रूल तो समझा रहा है। बेंट रूल तो कह रहा है ये तीन जो है sp2 है। यदि यहाँ पे हायर कैरेक्टर हैं, यदि शॉर्टर बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पर हायर s कैरेक्टर हैं, और यदि ये लॉन्गर बॉन्ड है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हायर p और d कैरेक्टर हैं, और ऐसा ही होता है। इसीलिए PCl5 को जब भी आप समझाएंगे तो बेंट रूल से समझाएंगे, वाई द 2 क्लोरीन एटम्स हैव हायर बॉन्ड लेंथ देन अदर 3, बिकॉज इन trigonal plane the 3 orbitals are sp2 orbitals having higher s characters while the axial bonds have pd characters, मतलब नेग्लिजिबल एस कैरेक्टर। तो ये मोटे और फैटी होंगे, इन पे के पास फैलने के लिए ज़्यादा जगह है। तो जब आप इन्हें फैलाना चाहते हो तो आप इन्हें मोटा बनाइए, छोटा बनाइए। ये देखो मोटे और छोटे होते हैं तीनों के तीनों, और ये लंबे और पतले होते हैं, ये लंबे और पतले होते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा PCl5 का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन आता है कि PF5 में, PF5 क्लोरीन को हटा के फ्लोरीन लगा दोगे तो पांचों आइडेंटिकल लेंथ होती है, वहाँ ऐसा क्यों, वहाँ पे बेंट रूल अप्लाई क्यों नहीं होता? तो उसको मॉडिफाई किया था बेरी स्यूडो रोटेशन ने। बेरी एक थ्योरी थी, बेरी स्यूडो रोटेशन, उस थ्योरी से PF5 को अभी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले PCl5 के कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं, कुछ और चीज़ें इसमें ऐड ऑन करते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप लोगों को 8-10 एग्जाम्पल कराता हूँ इसी जियोमेट्री पे। तो प्यारे बच्चों
इसी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल जियोमेट्री में हमें अलग अलग कंपाउंड्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। PCl 5 वाला क्वेश्चन पॉपुलर था, लेकिन आप लोगों से पूछा जाए PCl4F, इसका डाइपोल मोमेंट बताना होता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। PCl3F2, PCl2F3, ऐसे ही PClF4, ऐसे ही आप लोगों को SF4, ऐसे ही SOF4। कितने सारे मैंने बना दिए हैं, और भी बहुत सारे हैं। मतलब मैं 7th 8th यदि लिखना चाहूँ तो 7th है PCl4CH3, ऐसे ही 8th आप लोग लिख सकते हो PCl3CH3 ट्वाइस। दुनिया भर के कंपाउंड हैं ये सभी। आप लोग इन सब को आराम से कर दोगे यदि आप लोग बेंट रूल को समझते हो तो। बेंट रूल में आप लोगों ने सिर्फ ये सीखा है, इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है कि इस ट्राइंगल में जो ट्राइंगल वाले ऑर्बिटल्स हैं ये सभी sp2 ऑर्बिटल्स हैं, और ये जो एक्सियल बॉन्ड बने हुए हैं ऊपर एवं नीचे की तरफ ये pd ऑर्बिटल्स हैं। ये लॉन्गर ऑर्बिटल्स हैं, ये लॉन्गर ऑर्बिटल्स हैं, और ये शॉर्टर ऑर्बिटल्स हैं, शॉर्टर ऑर्बिटल्स हैं। ये आप लोगों ने आज में क्लास में अभी अभी सीखा है। अब चलते हैं सबसे पहले पे PCl4F। ध्यान से देखिए, आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करनी है। आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और एलिमेंट्स ऑलवेज चूज द हायर p कैरेक्टर ऑर्बिटल्स। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट हैं वो हमेशा क्या चाहेंगे, लंबे ऑर्बिटल पे जुड़ना, ताकि वहां से वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सके, क्योंकि p या d से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है कंपेरेटिवली s के। जबकि वो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जो हैं वो हमेशा हायर s कैरेक्टर पे जुड़ते हैं। तो किसी एक पे फोकस करिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑलवेज चूज द हायर p कैरेक्टर कंटेनिंग या हायर d कैरेक्टर कंटेनिंग ऑर्बिटल्स। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो आपका फोकस जो है वो फ्लोरीन पे होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलवेज चूज, मैं यहां पे लिख रहा हूं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज चूज हायर p और d कैरेक्टर ऑर्बिटल। ये उस ऑर्बिटल को चूज करता है जिसमें p या d कैरेक्टर हाई हो। ठीक, अब देखिए अपने पास एक फास्फोरस है, इस पे पहले फ्लोरीन पे, पहले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे फोकस करिए। पहले फ्लोरीन को बाहर की तरफ लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हायर p कैरेक्टर होते हैं। बचे हुए क्लोरीन आप लोग खुद ही लगा दोगे। भाई इस क्लोरीन को आपने यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि और इसके अलावा हमारे पास कोई चांस ही नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना फ्लोरीन पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। नेक्स्ट में देखिए वही फास्फोरस है, वही घोड़े, वही मैदान, बस बदल गए हैं तो आप लोगों के डी बाबा। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले फ्लोरीन को सेटल करिए, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलवेज चूज व्हाट दे चूज, क्या चूज करते हैं वो, मैं जैसे चौक चूज नहीं कर पा रहा, फ्लोरीन तो चुप कर लेंगे। तो फ्लोरीन ने क्या किया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ले लिया, बचे हुए पे क्या लगा दीजिए, क्लोरीन लगा दीजिए। अब मैं कहीं खो गया था 2 मिनट के लिए, तो मैं वापस आ जाता हूँ। अब देखिए फास्फोरस जो है इस पे आप लोगों को क्या बना देने हैं। अब आप लोगों को थर्ड एग्जाम्पल में 3 फ्लोरीन दिख रहे हैं, तो फ्लोरीन को सबसे पहले बाहर लगाइए। अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब ये जो है इस ऑर्बिटल की लेंथ बढ़ गई है, इसमें भी हायर p कैरेक्टर आ गए हैं। ये अब प्योर sp2 नहीं रहा। आप लोग कहोगे यार बोले क्या मजाक चल रही है, ये sp2 नहीं रहेगा, वो pd नहीं रहेगा। क्या फ़र्क पड़ता है इससे? फ़र्क पड़ता है बॉन्ड लेंथ पे। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि हाइब्रिडाइजेशन का वो जो पोस्टुलेट था ना कि सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आइडेंटिकल शेप एंड साइज के होते हैं, वो गलत है और गलत है और गलत है। हम प्रूव कर रहे हैं, मतलब ये हर जगह अप्लाई नहीं होता प्यारे बच्चों। तो कुल मिला के आप लोगों को इतनी कहानी समझ में आ गई है। 2 क्लोरीन लगा दीजिए। अब आप लोगों को डाइपोल मोमेंट जिस दिन मैं सिखाऊंगा तो आप लोगों को बहुत आसान लगेगा। नेक्स्ट में आप लोगों को PCl और F4 दिख रहा होगा। जैसे जैसे फ्लोरीन बढ़ रहे हैं, अब क्या होगा,
अब यहाँ से और क्वेश्चन भी आप लोग सोल्व कर सकते हो, मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो फ्लोरीन को बाहर ही लगाना, अंदर कभी मत लगाना, जब बाहर खत्म हो जाए तो अंदर लगाना। अब इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो पीसीएल लेंथ है ना, इसे ए ले लीजिए इस पीसीएल लेंथ को, और ये वाली पीसीएल लेंथ जो है ना इसे बी ले लीजिए, इसे बी ले लीजिए। ऐसे ही इस पीसीएल लेंथ को सी ले लीजिए। अब आप कंपेयर कर सकते हो, इस वाले पीसीएल लेंथ को डी ले लीजिए, आप कंपेयर कर सकते हो ए बी सी डी में क्या रिलेशन है। क्योंकि इस पे ज़्यादा फ्लोरीन लगे हुए, पी कैरेक्टर बहुत हो गए, तो ए सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ का होगा, इससे बड़ा बी होगा, इससे बड़ा सी होगा, इससे बड़ा डी होगा। अब आप लोगों के आंसर कंपेरेटिवली आसान बन रहे होंगे, कईयों का आंसर अभी भी नहीं बना हो तो प्यारे बच्चों एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, एक बार तो बनता है। यदि आप कुछ अच्छा सीखते हो ना, कहते हैं ना बोले अच्छा खाना हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता, देसी घी हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता, है ना। आदत पड़ गई पॉलीथीन वाले दूध और घी की, तो पॉलीथीन वाले दूध दही डाइजेस्ट करना हम सीख गए हैं, मिलावटी चीज़ें खाना सीख गए हैं। जैसे आप प्योर खाओगे तो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम फेल हो जाएगा, है ना, बार बार आप लोगों को अंदर बाहर होना पड़ेगा। सेम हियर, आप यदि सीधे कोई ट्रिक सिखा देता है, बोले ये लो हाइब्रिडाइजेशन, ये जियोमेट्री शेप हो गया, बॉन्ड लेंथ की बोले ट्रिक मैं सिखाता हूँ, 10 मिनट में करिए बॉन्ड लेंथ, 3 मिनट में करिए बॉन्ड एंगल, है, तो वो क्या है, मिलावटी खाना है। और ये क्या है, प्योर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अब मैं आप लोगों को बुढ़िका की ये कहानी भी नहीं सुना रहा है ना, एंटरटेन भी नहीं कर रहा, तो पक गए होंगे आधे तो वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं शुरू के 5 मिनट में। लेकिन प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं आप लोगों को वो सिखा रहा हूँ जिससे आप लोगों के हर एक क्वेश्चन का सटीक सही आंसर आएगा। यदि आप लोग रैंक लाना चाहते हैं तो आप लोगों को मशक्कत तो करनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों देखिए, 5th एग्जाम्पल पे चलते हैं। 5th एग्जाम्पल पे आप लोग देखिए, यहाँ पे फॉस्फोरस लगा दीजिए। 5th एग्जाम्पल में क्या था, 5th एग्जाम्पल में SF4 था, तो यहाँ पे एक सल्फर ले लीजिए, ठीक। अब हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री में प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है, SF4 पे एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर कहाँ लगाना है, तो यहीं पे मैं दूसरी बात लिख देता हूँ, लोन पेयर हमेशा हायर S कैरेक्टर पे लगाना है। हायर, मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ, हायर S कैरेक्टर ऑर्बिटल पे लगाना है, जिसमें जितने ज़्यादा S कैरेक्टर होंगे वो उतना नज़दीक होगा अपने एटम के। लोन पेयर हमेशा हर एटम चाहता है उसके कलेजे के पास रहे, इसलिए लोन पेयर को आप लोग इक्वेटोरियल पे लगाइए, क्योंकि यहाँ पे हायर एस कैरेक्टर हैं। बाकी सब जगहों पे फ्लोरीन लगाना ही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 6th एग्जाम्पल SOF4। SOF4 में अब हमें एक नई चीज़ मिलेगी, और वो नई चीज़ क्या है, नई चीज़ है ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। तो हमें ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को कहाँ फिट करना है। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करिए कि डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई, डबल बॉन्ड, क्योंकि उसमें डबल डबल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ऑक्यूपाई मोर स्पेस। इसका मतलब ऑब्वियसली ये कैसे वाला ऑर्बिटल लेगा, हायर एस कैरेक्टर वाला, हायर एस कैरेक्टर वाला, क्योंकि ज़्यादा स्पेस कहाँ होता है, हायर एस कैरेक्टर पे होता है। तो सल्फर पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कहाँ लगाना है प्यारे बच्चों, इक्वेटोरियल पे लगाना है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दीजिए, बचे हुए आप लोगों के जो भी फ्लोरीन हैं उन्हें चिपका दीजिए फटाफट से, सटासट से, क्योंकि बाकी बचे हुए सब आइडेंटिकल है, कहीं भी लगा सकते हो, ठीक। अब है PCl4CH3, ऐसे PCl3CH3 का होल ट्वाइस, है ना। अब इन एग्जांपल्स के लिए अपने घर में कहीं स्पेस है ही नहीं, तो छोटे छोटे मैं बना देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ये वाला बना रहा हूँ। यहाँ पे ये एक छोटी सी प्यारी सी जियोमेट्री यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है मैं सफल हो जाऊँ। तो यहाँ पे फॉस्फोरस है। आप लोगों को क्या करना है, अब इनमें से देखना है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, CH3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सबसे पहले CH3 को फिट कर दीजिए इक्वेटोरियल पे, बाकी क्लोरीन को लगा दीजिए अंदर बाहर जहाँ लगाना चाहो। इस वाले केस में आप लोग क्या कर दोगे, आप लोगों को 2 CH3 कहाँ लगा देने, जहाँ पे हायर एस कैरेक्टर हों, क्योंकि हायर एस कैरेक्टर कहाँ होते हैं। आप लोग समझ पा रहे हो क्या, एक बार हाँ या ना बता दो, मतलब आप लोग जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। प्यारे बच्चों, इससे डाइपोल मोमेंट जिस दिन कैलकुलेट करोगे ना, तो सही रिजल्ट तभी आएगा जब आप थ्योरी समझते हो, जानते हो। मैंने बताया था कि बैंक्स रूल ने 75 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे 1962 में, और मैं आप लोगों को नियरली 40-50 करा चुका हूँ, अभी और बहुत एग्जाम्पल बाकी है। तो प्यारे बच्चों, कहीं भी किसी में भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम ऐप ज्वाइन
कर लीजिए यार, ये वाला बोलना नहीं आता मेरे को। टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोग अपने डाउट को वहाँ पे डिस्कस कर सकें। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, समझ में आ गया हो तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करना, स्क्रीनशॉट हो गया हो तो आगे बढ़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने एक दिन कहा था कि केमिकल बॉन्डिंग रियली शुरुआत ही होती है हाइब्रिडाइजेशन के बाद में। अब आप लोगों को एहसास भी हो रहा होगा कि बहुत कॉन्सेप्ट हैं, और आप लोगों को एक दिन मैंने ये भी कहा था कि यदि आप लोग केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो आपकी दुनिया वैसे ही बदल जाएगी। तो इस वीडियो को, इस क्लास को, ये थोड़ी लंबी हो सकती है क्लास, थोड़ी सी ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन इसको बिना स्किप किए देखना। एक बार यदि आप लोगों ने अच्छे से इस क्लास को कर लिया तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप लोगों के ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर खुद ही आ रहे होंगे। अब आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ कि बेंट रूल भी बहुत जगहों पे नहीं लगता है। आप लोग कहोगे यार मजाक कर रहे हो क्या, आप हर बार नया रूल बताते हो फिर वो नहीं लगता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि कंपाउंड्स नेचुरल हैं और रूल्स आर्टिफिशियल हैं। रूल एक सीधी लाइन है और कंपाउंड यहाँ वहाँ कहीं भी है। नेचर ने बहुत वैरायटी बनाई है, तो बहुत थोड़े कंपाउंड हमारे रूल्स में आते हैं, बहुत कंपाउंड हमारे रूल्स में नहीं आते हैं। तो जो रूल में आ जाते हैं वो नॉर्मल है, और जो नहीं आते हैं उन्हें हम एक्सेप्शन कहते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ PF5। PF5 को समझाया था बेरी सूडो रोटेशन थ्योरी ने, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा रहा हूँ बेरी सूडो रोटेशन। बेरी सूडो रोटेशन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आती है, एक्सपेरिमेंटल डेटा कहते हैं ऑल PF bond lengths are identical in PF5। वाई, क्यों ऐसा? बेंट रूल की सुने तो बेंट रूल के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि PF5 की जियोमेट्री भी ट्राइगोनल बाईपायरामिडल होती है, और यदि जियोमेट्री ट्राइगोनल बाईपायरामिडल है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर sp कैरेक्टर, sp2 कैरेक्टर और pd कैरेक्टर होने चाहिए, अलग अलग ऑर्बिटल लेंथ होनी चाहिए। लेकिन पता है यहाँ पे ये जितने भी हैं, ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा, सारे के सारे a होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा करें। तो अब इसे समझाने के लिए फिर एक नई थ्योरी है, और वो थ्योरी है बेरी सूडो रोटेशन। बेरी सूडो रोटेशन कहती है कि ये कंपाउंड एक्चुअल में रोटेट होता रहता है। तो एक तरह से यूँ माने कि यहाँ से तेज हवा आई और ये शिफ्ट हो गए कुछ इस तरह से इधर की तरफ, ये इस तरह से शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने की वजह से ये एक स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और इस स्क्वायर में ये फ्लोरीन कुछ इस तरह से सेटल हो गई। ध्यान से देखते रहना, एक फ्लोरीन ऊपर रह गया। आप लोग ये मानिए इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा हुआ कि ये इस तरह से स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट हो गए। तो ये एक, या तो आप यूँ मानिए कि ये दोनों सीधे हो गए और ये एक नीचे की तरफ फिक्स हो गया, या फिर ऐसा मान लीजिए कि ये इस तरह से सेटल हुआ कि ये चार जो हैं वो एक प्लेन में आ गए, एक प्लेन से बाहर चला गया। ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट जो आप लोग देख रहे हो, ये वापस से सेटल होता है और सेटल होके वापस से ट्राइंगल में कन्वर्ट होता है। इस तरह से इस कंपाउंड में कंटिन्यूसली रोटेशन चलता रहता है। इस तरह से इस कंपाउंड में कंटिन्यूसली स्पेस रोटेशन चलता रहता है। ये स्पेस रोटेशन इतना फास्ट होता है कि आप इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। जब ये, इसे हम फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं, इसे हम सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं, इसे हम थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, इसमें dz² पार्टिसिपेट करता है, इसमें dx² - y² पार्टिसिपेट करता है, इसमें फिर से dz² पार्टिसिपेट करता है। लेकिन ओवरऑल रोटेशन के दौरान हर एक CPF बॉन्ड कभी न कभी प्लेन में होगा, कभी न कभी वो एक्सियल पे होगा, कभी न कभी वो ट्रायंगल के प्लेन पे होगा। सबका नंबर आएगा भैया। तो सब कहीं न कहीं, कभी न कभी प्लेन पे होते हैं, कभी न कभी वो एक्सियल पे होते हैं, कभी न कभी वो स्क्वायर के प्लेन में होते हैं, कभी न कभी वो ऊपर होते हैं। इसी वजह से ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल आप लोग कह सकते हो, ओवरऑल ऑल PF बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। सभी के सभी बॉन्ड्स कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। अब चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े एक्सेप्शन की तरफ, यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो प्यारे बच्चों, अब हम जिस पे बात करने जा रहे हैं sp3d3 पे, इसमें
न तो बेंट रूल प्रॉपरली काम करता है, न ही बेरी-सूडो रोटेशन प्रॉपरली काम करता है, तो इसमें काम करता है एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो sp3d3 में सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने VSEPR में भी इसे करवाया था, लेकिन वहाँ पे मैंने इतनी डिटेल नहीं दी थी। अब आप लोगों को मैं कंप्लीट डिटेल देने जा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरीज हमारे XEF6 को कुछ ऐसा होना चाहिए था कि यदि हम VSEPR की माने या फिर हम मतलब बेंट्स रूल की माने, किसी के भी अकॉर्डिंग ले लो, इसके अकॉर्डिंग लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे आना चाहिए था। इसमें एक लोन पेयर होता है और 6 फ्लोरीन एटम्स होते हैं, लेकिन रियली लोन पेयर वहाँ नहीं पाया जाता। हमें कैसे पता चलता है कि लोन पेयर वहाँ नहीं है, लोन पेयर कहीं और है? इसके पीछे के 2 एक्सपेरिमेंटल रीज़न हैं। पहला रीज़न है कि इसकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इसकी शेप बताती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम न्यूक्लियस की पोजीशंस का पता लगाते हैं, तो इसकी शेप आती है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल तभी आ सकती है जब ये लोन पेयर यहाँ हो। दूसरी बात, म्यू ऑब्जर्व्ड, यदि आप लोग लोन पेयर को ऊपर या नीचे लगाओगे तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन म्यू ऑब्जर्व्ड आता है 0 डाइपोल मोमेंट इंडिकेट करता है कि एक्चुअल में लोन पेयर ऐसी जगह है जिससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा। अभी यदि आप इस शेप को देखोगे, इस जियोमेट्री को देखोगे, तब आप लोगों को डाइपोल मोमेंट 0 नहीं मिलेगा। हो सकता है आप लोगों ने डाइपोल मोमेंट नहीं पढ़ा हो, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। डाइपोल मोमेंट सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स में 0 होता है। जैसे आप लोग PCl5 लेते हो, PF5 लेते हो, BF3 लेते हो, CH4, CF4, जब भी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स होते हैं और सभी एटम्स आइडेंटिकल होते हैं सराउंडेड, तो डाइपोल मोमेंट 0 होता है। लेकिन यहाँ 0 नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लोन पेयर डिस्टर्ब करेगा, लोन पेयर का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। तो इसे समझाने के लिए एक्चुअल में हम किस थ्योरी को यूज़ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास जिनोन है, इस जिनोन से यहाँ पे फ्लोरीन जुड़े रहने दीजिए, और ये जो आप लोगों का लोन पेयर है, एक्चुअल में ये लोन पेयर ऊपर की तरफ इधर शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही आप लोग इसकी ये वाले आप डॉटेड बना लीजिए, ताकि आप लोगों को पता रहे कि आप कर क्या रहे हो। ऐसे ही ये नीचे की तरफ भी एक दिन शिफ्ट होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है कि पहली बात, अब कुछ बातें मैं ऐसी टेक्निकल लैंग्वेज को यूज़ करूँगा तो थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा आप लोगों को। सबसे पहली बात, ऐसा माना जा सकता था कि ये जो लोन पेयर है ये s ऑर्बिटल में हो और ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा हो। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर किस में प्रेजेंट होता है? लोन पेयर प्रेजेंट इन स्टीरियोकेमिकली एक्टिव ऑर्बिटल। एक्टिव ऑर्बिटल का मतलब है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, उसका स्पेस अरेंजमेंट चेंज हुआ है। क्यों फिर वो डाइपोल मोमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा? क्योंकि वो लगातार रोटेट कर रहा है। तो ये एक तरह से नहीं होता जैसे प्लेन उड़ रहा होता, तो प्लेन की जो टेल होती है वो यूं सेट करके उसको बनाए रखती है एक जगह पे। वैसे ही ये लोन पेयर ऊपर नीचे की तरफ शिफ्ट होके इसके डाइपोल मोमेंट को 0 बनाए रखता है। डाइपोल मोमेंट 0 रहने से ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे होता है। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी या फिर आप लोग कह सकते हो मिनिमम, या फिर आप लोग कह सकते हो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट पे होता है। लेकिन इसी के कुछ भाई हैं, इसी के कुछ परिवार के लोग हैं, जैसे आप लिखिए IF6 1 नेगेटिव, ऐसे ही आप लोग ले लीजिए टेल्यूरियम F6 2 नेगेटिव एंड बिस्मथ F6 3 नेगेटिव। देयर आर 3 कंपाउंड्स, all have same steric number, all have same formula EX6, है ना? क्या लिख दिया ये? AX6E1। कल मैंने आप लोगों को VSEPR में सिखाया था AX कॉन्सेप्ट। तो AX6E1 का मतलब क्या है? एक सेंट्रल एटम पे 6 क्या है? आइडेंटिकल एटम जुड़े हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड है। E1 मतलब एक लोन पेयर है, इन सब पे सेम है। इन सब की लुईस स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो आप लोगों को मैं यहाँ पे लुईस स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ किसी एक की। जैसे आयोडीन पे एक लोन पेयर है और कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं? 6 फ्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं और एक नेगेटिव चार्ज है इस पर, ठीक।
ऐसे ही आप लोग TeF6 की स्ट्रक्चर बनाओगे तो टेल्यूरियम पे आप लोगों को एक लोन पेयर मिलेगा और 6 फ्लोरीन एटम मिलने वाले हैं। तो 6 फ्लोरीन एटम जोड़ दीजिए और एक 2 नेगेटिव इस पे चार्ज होता है एक लोन पेयर। ऐसा सेम बिस्मिथ के साथ भी है, बिस्मिथ पे एक लोन पेयर 6 बॉन्ड है। इन सब के साथ कॉमन क्या है, ऑल हैव ऑक्टाहेड्रल शेप। ये एग्जैक्टली ऑक्टाहेड्रल शेप रखते हैं, जबकि हमारा XeF6 जो कि उसी फैमिली का मेंबर है, एक लोन पेयर 6 सिग्मा बॉन्ड का, तब भी ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है और इन सब में एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। इसका रीजन मैं बहुत अच्छे से लिख रहा हूं आप लोगों को। जेई एडवांस का ये कंप्लीटली जेई एडवांस का क्वेश्चन है, नीट और जेई मेंस वाले से स्किप कर सकते हैं, सिर्फ इस वाले पोर्शन को, है ना, बाकी को मत कर देना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि द लोन पेयर प्रेजेंट इन स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव ऑर्बिटल। स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव ऑर्बिटल मतलब अनहाइब्रिड एस ऑर्बिटल। ध्यान से इस बात को कॉपी में जरूर से मेंशन कर लेना कि इन सभी मॉलिक्यूल में लोन पेयर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि नॉन बॉन्डिंग है, नॉन शेयर्ड है, जो लोन पेयर की फॉर्म में है, वो एक्चुअल में जिस ऑर्बिटल में है वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। इसीलिए इन सब का हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 न होकर क्या होगा, p3d3। आप लोग कह सकते हो p3d3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा या sp3d2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसमें एग्जैक्टली ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होगी। ये सेंट्रल एटम होगा, कोई सा भी एक उठा लेते हैं जैसे टेल्यूरियम, और बाकी सब फ्लोरीन को आप एग्जैक्टली कहाँ लगा दीजिए, किनारों पे यहाँ पे लगा दीजिए। और अब आप लोग जो बचे हुए फ्लोरीन हैं उन्हें आप यहाँ पे लगा दीजिए। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैंने लोन पेयर ही नहीं लगाया, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज भी है, तो 2 नेगेटिव मैं इसी पे यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इस पे मैंने लोन पेयर ही नहीं लगाया क्योंकि लोन पेयर उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कहीं है ही नहीं, वो इसके अंदर ही कहीं पड़ा है, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, स्टीरियोकेमिकली वो इनएक्टिव ऑर्बिटल है। तो प्यारे बच्चों, मज़ेदार था आज का सेशन, आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट बात और बची है, वो भी बता देता हूँ। अब देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा। सबसे पहले एक बार 2 मिनट के लिए फोकस करते हैं, 2 मिनट के लिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्लास थी, थोड़ा सा लेवल अप हो गया था, बहुत सारी जगहों पे मिक्सिंग हो गई थी, पता ही नहीं चला कौन कहाँ से कैसे शुरू हुआ क्या हुआ। तो ओवरऑल एक जो है मैं आप लोगों को समरी बता देता हूँ। आज हम लोगों ने सीखा हाइब्रिडाइजेशन का एक पोस्टुलेट, जिसमें हम सीखते हैं सभी ऑर्बिटल आइडेंटिकल शेप एंड साइज के होते हैं। आज हमने सीखा ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है उसकी सराउंडिंग या उसका केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है। यदि उस पर जुड़े हुए एटम्स डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं या उस पर लोन पेयर एंड अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट्स हैं, तो इस केस में अलग अलग ऑर्बिटल्स में एस एंड पी कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। एस कैरेक्टर जहाँ ज़्यादा होंगे मोटा ऑर्बिटल होगा, छोटा ऑर्बिटल होगा। पी कैरेक्टर जहाँ ज़्यादा होंगे लंबा और पतला स्लिम फिट मेरी तरह ऑर्बिटल होगा। ठीक, अब जो पी ऑर्बिटल्स जहाँ पे पी कैरेक्टर ज़्यादा होंगे वहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ेगा, क्योंकि पी इलेक्ट्रॉन मतलब लंबा ऑर्बिटल, तो अपने सेंट्रल एटम से तो इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, जिन्हें निकालना आसान है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव निकालना ही तो चाहता है, और एस क्योंकि बहुत नज़दीक होता तो निकाल नहीं पाता। तो जहाँ पे पी कैरेक्टर ज़्यादा होंगे वहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ेगा। ठीक, लोन पेयर मोटे ऑर्बिटल में रहेगा, एटम के पास रहेगा, एटम के दिल के पास रहेगा। इस वजह से बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल पे बहुत फ़र्क पड़ता है, इस वजह से बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल बहुत डेविएट हो जाते हैं। इतने सारे एग्जांपल्स आप लोगों ने करे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि आप अभी भी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताना कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इससे मेरे को थोड़ा एहसास हो जाएगा कि मुझे इस बेंट रूल की और भी कोई क्लास लेनी चाहिए क्या, या फिर इसे दोबारा पढ़ाना चाहिए, या फिर वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ा, या कैसा एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने, इससे मेरे को आइडिया हो जाएगा।
और अब आप लोगों का केमिकल बॉन्डिंग और इम्प्रूव होता चला जाएगा। इसके बाद और शानदार शानदार कॉन्सेप्ट आने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो लगे रहते हैं, मिलते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपना फेसबुक पेज भी है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, फिर आप लोगों से जो डाउट्स होंगे वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। और आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में भी लिखिए, क्योंकि वो पब्लिक होते हैं तो और भी लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।